ऑल ऑफ यू। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मेरा विषय है कक्षा 12 के बैंकिंग चैप्टर 5 बैंक द्वारा धन का विनियोजन। बैंक द्वारा धन का विनियोजन, विनियोजन का क्या मतलब होता है ये आप भली भांति परिचित होंगे इससे। जब अधिक धन होता है या लोगों के पास धन होता है तो उस धन को अपने पास रखने की अपेक्षा वो कहीं लगा देते हैं, किसी व्यवसाय में लगा देते हैं या किसी कंपनी में उसकी प्रतिभूतियाँ खरीद लेते हैं, अंश शेयर्स वगैरह। तो इससे क्या होता है, इससे एक तो उनका जो घर में धन रखा है वो कहीं काम के लिए लग जाता है और उससे उन्हें इनकम भी प्राप्त होने लगती है, आय भी प्राप्त होने लगती है। इसी तरह बैंक को जो धन प्राप्त होता है, बैंक को जो धन प्राप्त होता है वो धन भी वो अपने पास ही नहीं रखता। मान लो आप 1000 रुपये जमा करे आए तो वो अपने पास ही नहीं रखेगा, फिर आप 10 दिन बाद गए तो आप 1000 रुपये निकलना है, ऐसा नहीं होता। वो जो आप पैसा जमा करते हैं धन बैंक में वो उसका कहीं ना कहीं विनियोग करता ही है, उसका वो विनियोग कर देता है। तो ये बैंक द्वारा धन का विनियोजन है जिसमें वो आपके पैसे को प्राप्त करता है और उसे कहीं भी, मैं अभी आगे बताऊँगा, इन्वेस्ट कर देता है, लगा देता है, जिससे उसे आय भी प्राप्त होने लगती है। तो ये जो चैप्टर है बैंक द्वारा धन का विनियोजन, बोर्ड में इसमें से एक टॉपिक हटाया गया है जो इम्पोर्टेंट भी है, उसको ध्यान रखना है। वो टॉपिक है ऋण की जमानतें। ऋण की जमानतें। आप इस टॉपिक की तैयारी ना करें। ये जो 30% कोर्स कट गया है, ये ऋण की जमानतें, जो व्यक्तिगत जमानत और प्रतिभूतियों की जमानत होती थी, वो टॉपिक हट गया है बोर्ड से। तो इसमें हम देखते हैं बैंक द्वारा धन का विनियोजन के अंतर्गत यहाँ आज मैं 2 टॉपिक लाया हूँ, जिसमें मेरा पहला टॉपिक है बैंक अपने धन का विनियोग करते समय जो है कहाँ विनियोग करते हैं, बैंक अपने धन का विनियोग किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से करते हैं बैंक अपने धन का प्रयोग, ये टॉपिक है पहला। तो बैंक अपने धन का विनियोग जो करते हैं वो 2 प्रकार से करते हैं। सबसे पहले लाभकारी विनियोग और दूसरा है पहला है अलाभकारी विनियोग और दूसरा है लाभकारी विनियोग। अलाभकारी विनियोग नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, अलाभ यानी जिसमें लाभ ना हो, यानी पैसा लगा दिया लेकिन उससे हमें कोई आय प्राप्त नहीं हो रही, तो वो अलाभकारी विनियोग कहलाता है। ठीक है, तो अलाभकारी विनियोग के अंतर्गत दो चीज़ों को शामिल किया जाता है, नकद कोष और मृत स्कंद। नकद कोष क्या होते हैं? बैंक को जितना भी धन जमा के रूप में प्राप्त होता है वो उस संपूर्ण धन का विनियोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यदि वो संपूर्ण धन का विनियोग कर देंगे तो जनता द्वारा यदि अपने धन की मांग की जाएगी और वो जनता की मांग का समय पर पूर्ति नहीं कर पाएंगे जनता की मांग की, तो जनता का विश्वास उस बैंक से उठ जाएगा और वो बैंक धीरे धीरे पतन की ओर चला जाएगा। इसलिए जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है कि वो जितनी भी जमा राशि प्राप्त हो रही है उस संपूर्ण धन का विनियोग ना करें, कुछ ना कुछ धन वो अपने पास बचा कर रखते हैं। यानी कि बैंकों को जो जमा धन प्राप्त होता है वो उस संपूर्ण धन का विनियोजन नहीं करते हैं, उस धन का कुछ भाग, कुछ प्रतिशत अपने पास और रिजर्व बैंक के पास वो नकद कोष के रूप में जमा करके रखते हैं, अपने पास रखते हैं नकद कोष के रूप में। ठीक है, तो कुछ ना कुछ परसेंटेज वो रखते हैं। ये सरकार द्वारा भी निर्धारित कर दी जाती है कि बैंकों को कुल जमा का इतना प्रतिशत अपने पास रखना अनिवार्य होता है, ताकि जनता द्वारा जब अपने पैसों की मांग की जाए तो उसका समय से भुगतान कर सकें। तो ये कोष बैंकों के पास ही रखा होता है, इसको वो कहीं विनियोग नहीं करते हैं और जिससे उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। एक जगह पड़ा है तो पड़ा है, इसलिए ये अलाभकारी विनियोग की श्रेणी में आता है। इससे कोई उन्हें लाभ प्राप्त, कोई इनकम, एक्स्ट्रा इनकम उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है। ध्यान रखना, ये बैंक की प्रथम रक्षा पंक्ति में आते हैं। प्रथम रक्षा पंक्ति, प्रथम रक्षा पंक्ति का क्या मतलब है कि यानी बैंकों पर यदि कोई संकट आएगा और वो
जनता उनसे पैसा मांगने आएगी तो सबसे पहले वो इसी का यूज़ करेंगे उसका भुगतान करने के लिए। तो ये इसलिए प्रथम रक्षा पंक्ति के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मृत स्कंद। मृत स्कंद क्या है, ये अलग से 2 नंबर में भी आ जाता है। मृत स्कंद, देखिए कोई फर्नीचर है, आप लेकर डाल दो फर्नीचर को, तो क्या होगा उसमें से नोट बरसेंगे? नहीं ना, वो तो पड़ा है तो पड़ा है। तो मृत स्कंद का क्या मतलब है, बैंक को अपना व्यवसाय सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुछ संपत्तियों की आवश्यकता होती है, चाहे वो उसके कार्यालय के लिए भवन हो, भवन खरीदना, या वैसे भवन खरीदना, फर्नीचर खरीदना, मशीनें खरीदना, पंखे खरीदना, जो उसके व्यवसाय के लिए आवश्यक हैं, खरीद ली हैं। संपत्तियों में उसने विनियोग तो कर दिया, लेकिन वो संपत्तियां उसको कमाकर नहीं दे रही हैं। वो संपत्ति खरीद ली तो खरीद ली, अब वो उससे इनकम उन्हें प्राप्त नहीं हो रही, यानी व्यवसाय के संचालन के लिए वो कुछ संपत्तियों को भी खरीदता है जिनसे उसे बैंक को बार बार आय प्राप्त नहीं होती या आय प्राप्त होती ही नहीं है। तो ये भी मृत स्कंद भी अलाभकारी विनियोगों के अंतर्गत आता है। मृत स्कंद अलग से भी आता है। जैसे मैं थोड़ा और समझाना चाहूँगा, मान लीजिए कोई कपड़े का व्यापारी है, तो कपड़े का व्यापारी वो कपड़े का ही लेन देन करता है, कपड़े को खरीदता है, कपड़े को बेचता है। तो क्या उसकी शॉप में, क्या उसकी दुकान में केवल कपड़ा ही होगा? केवल कपड़ा ही होगा? नहीं ना। तो जो कपड़ा होगा वो उसका स्टॉक कहलाएगा जिसका वो व्यवसाय करता है, जिसको गुड्स बोलते हैं, गुड्स। उसके अलावा जो संपत्ति होंगी, फर्नीचर होगा, भवन होगा, पंखे के रूप में मशीनरी होगी, और भी कुछ यदि संपत्ति होगी, लेकिन वो उन चीज़ों का व्यवसाय तो करने नहीं बैठा ना। तो वो सारी चीज़ें जिसका वो व्यवसाय नहीं कर रहा है फिर भी व्यवसाय में संपत्ति के रूप में, तो वो मृत स्कंद कहलाती हैं, जिनसे आय प्राप्त नहीं होती लेकिन व्यवसाय संचालन के लिए वो आवश्यक होती हैं। अगला बाय हेडिंग है लाभकारी विनियोग। सबसे पहले लाभकारी विनियोग में आती है याचना राशि। याचना राशि का क्या मतलब है कि कभी कभी बैंक दूसरे बैंक को कुछ अवधि के लिए, बहुत क्षणिक अवधि होती है, यानी कुछ माह ही होती है, ये कुछ माह के लिए, कुछ अल्प अवधि के लिए ऋण दे देते हैं। या जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, यानी स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है जहां कंपनी के अंश और ऋण पत्र बिकते हैं, वहाँ के दलालों को अल्पकाल के लिए ऋण देते हैं, जिससे ज़रूरत पड़ने पर उनसे तुरंत ऋण मांगा जा सके। तो ये याचना राशि का मतलब राशि मांगने से, ये कि भैया दे दो, हमें ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये जो याचना राशि है ये दूसरे बैंकों को अल्पकाल के लिए दे दी जाती है और कुछ समय के लिए उनसे वापस ले ली जाती है। ये याचना राशि बैंक की द्वितीय रक्षा पंक्ति में आती है। द्वितीय रक्षा पंक्ति, मान लीजिए हम नकद कोषों का उपयोग नहीं करना चाहते तो हम याचना राशि से उसका भुगतान कर सकते हैं। आगे है अल्प सूचना मुद्रा। अल्प सूचना मुद्रा ये मोस्टली विदेशों में होता है, इंडिया में इस तरह नहीं होता। 4-5 घंटे के लिए, केवल 4-5 घंटे के लिए जो स्टॉक एक्सचेंज जो मैंने बताया था, जो दलाल होते हैं, जो अंशों ऋण पत्रों का क्रय विक्रय करते हैं कंपनियों के, उनको कुछ समय के लिए उनकी प्रतिभूतियों पर ऋण देती है, क्योंकि उनका व्यवसाय चलता है। वो कुछ समय के लिए ऋण देते हैं कि भाई मुझे शेयर्स खरीदने हैं, अंश खरीदने हैं। तो इस तरह उनको, ये विदेशों में होता है, भारत में नहीं होता, कुछ अवधि के लिए उनको ऋण देती है। आगे है बिलों की कटौती। बिलों की कटौती का मतलब है कि किसी के यदि बिल होते हैं जिनके द्वारा माल खरीदा बेचा जाता है, जिनके द्वारा भुगतान होता है, जिनकी अवधि मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन तक, 90 दिन यानी 3 माह तक होती है, तो बैंक ऐसे बिलों की भी कटौती करता है। कटौती करता है क्या मतलब, यानी किसी को बिल मिला, आपने विनिमय विपत्र चैप्टर अकाउंटेंसी में 11th में पढ़ा होगा, ये वही है कि बिल मिलता है और बिल का भुगतान 3 महीने बाद होना होता है, तो व्यक्ति चाहे तो उस बिल को कटौती पर बैंक से भुना सकता है, और वो कटौती पर भुनाकर बैंक से तो ले आता है, लेकिन अवधि पूर्ण होने पर बैंक उस बिल की पूरी राशि प्राप्त कर लेता है। तो ये क्या है, ये भी उसका एक लाभकारी विनियोग है, और इन बिलों को बैंक कटौती करके इस तरह थोड़ी बहुत इनकम कमा लेता है। आगे है प्रतिभूतियों में विनियोग। प्रतिभूतियों में विनियोग, बैंक ऐसी प्रतिभूतियों को जो अल्पकाल की होती हैं अपना धन को विनियोग करता है और उस पर होने वाली आय को प्राप्त करता है, लाभकारी विनियोग की श्रेणी में आता है। उसके बाद है ऋण देना। सबसे महत्वपूर्ण कार्य कहते हैं कि बैंक ऋण का व्यवसायी है। क्या कहते हैं कि बैंक ऋण का व्यवसायी है, वो ऋणों में ही व्यवसाय करता है। वो विभिन्न प्रकार के ऋण देता है,
जिसके माध्यम से उसको जो ब्याज प्राप्त होता है वो उसकी एक आय का महत्वपूर्ण साधन है, जो कि उसके लाभकारी विनियोग के अंतर्गत आता है। तो आपने देखा कि बैंक दो प्रकार से अपने धन को विनियोग करते हैं, लाभकारी विनियोगों के रूप में और अलाभकारी विनियोगों के रूप में। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, बैंक द्वारा ऋण देते समय सावधानियाँ। इसके साथ एक टॉपिक जुड़ा हुआ था, ऋण की जमानतें, वो खत्म हो चुका है, इसलिए अब केवल ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, बैंक द्वारा ऋण देते समय सावधानियाँ। यानी जब बैंक ऋण देता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसे क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं कि बैंक द्वारा ऋण देते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो उसे ऋण देते समय ध्यान में रखनी चाहिए, या कौन कौन सी ऐसी सावधानियाँ हैं जो उसे ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले कुल पूंजी उधार ना देना। कुल पूंजी उधार ना देने का क्या मतलब है, क्या आशय है इसका। मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यवसाय आरंभ कर रहा है, तो उसे व्यवसाय आरंभ करने के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता है, मान लीजिए 10 लाख, मान लीजिए 10 लाख, तो सारी की सारी पूंजी, यह नहीं कि उसे बैंक ही दे दे कि 10 लाख तो ले 10 लाख हमसे, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अंतर्गत व्यवसाय को कुल पूंजी का कुछ भाग अपनी घर से यानी अपनी ओर से भी लगाना चाहिए। बैंक को कुल पूंजी को ऋण के रूप में नहीं देना चाहिए। दूसरा है तरलता पर ध्यान देना। तरलता जो होती है, तरलता पानी की तरह होती है, लिक्विडिटी, है ना। तो यानी अगर वो ऋण देते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो वो ऋण दे रहा है वो वापस भी आएगा या किस रूप में वो वापस आएगा। तो ये तरलता पर ध्यान देना है। अधिक धनराशि ना देना। बैंक को ध्यान रखना चाहिए कि वो एक ही व्यक्ति को अधिक धनराशि ज़्यादा ऋण के रूप में ना दे। अधिक धनराशि एक ही व्यक्ति को ऋण के रूप में ना दे, जिससे कि धनराशि डूबने का भय भी रहता है। इसलिए उसे एक ही व्यक्ति को, वो धनराशि कई व्यक्तियों को दे सकता है, लेकिन एक ही व्यक्ति को अधिक धनराशि नहीं देनी चाहिए। ज़्यादा लोन एक ही व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है सुरक्षा का ध्यान रखना। सुरक्षा का ध्यान रखना का मतलब कि ऋण देते समय उचित जमानत भी ले लेनी चाहिए। उचित जमानत भी ले लेनी चाहिए, ताकि अगर ऋण पर संकट आता है, ऋण नहीं दे पाता है, ताकि तो उस जमानत का प्रयोग करके अपने ऋण को, अपने धन को सुरक्षित बनाया जा सके। इसलिए सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये ऋण दिया जा रहा है, ये प्रॉपर गारंटी में है या नहीं। ठीक है, आगे है उत्पादकता का ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने छोटा लाभ भी लिखा है। उत्पादकता का मतलब यहाँ लाभ से है कि बैंक को ऐसे ही कार्यों में ऋण देना चाहिए जहाँ से उसको उस ऋण पर इनकम भी हो, ब्याज भी प्राप्त होता रहे। ठीक है, तो ये उसे ऋण पर क्यों दे रहा है, ऋण का उद्देश्य ही उसका आय प्राप्त करना या लाभ प्राप्त करना है। तो ऐसे कार्यों में वो ऋण दे जिससे उसे भी उत्पादकता, यानी कि बैंक की उत्पादकता तो धन ही होता है ना, तो उस धन पर और धन कमा सके, ऐसे कार्यों में ऋण देना चाहिए। प्रतिभूतियों की विक्रय साध्यता, इसका मतलब क्या है, जिन प्रतिभूतियों पर ऋण दिया गया है, यदि वो व्यक्ति ऋण का भुगतान नहीं करता है तो उन प्रतिभूतियों को बाजार में सरलता से बेचा जा सके। विक्रय साध्यता का मतलब है कि बैंक अपना धन वसूल करने के लिए उन प्रतिभूतियों को बाजार में सरलता से बेच सके। ऐसी प्रतिभूतियों पर बैंक को ऋण देना चाहिए। इसका आशय यही था। यथेष्ट गुंजाइश रखना। यथेष्ट गुंजाइश रखने का क्या मतलब है कि जितनी, मान लीजिए उसने प्रतिभूति 1 लाख रुपए की दी है, तो ऐसा नहीं कि बैंक 1 लाख रुपए का ही ऋण दे दे, कुछ ना कुछ गुंजाइश रखे। अगर 1 लाख रुपए की प्रतिभूति है तो 70% ऋण दे, है ना, या 75% ऋण दे। ऐसा नहीं कि जितने रुपए की प्रतिभूतियां जमानत के रूप में रखी गई हैं उतने ही रुपए का ऋण दे दे। ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें गुंजाइश रखनी चाहिए। ऋण का उद्देश्य ज्ञात करना। जब कोई ऋण प्राप्त करने आएगा तो उससे ये भी पूछना चाहिए कि ये ऋण आप किस उद्देश्य के लिए ले रहे हो, यानी ऋण का उद्देश्य भी ज्ञात कर लेना चाहिए ताकि अपने धन को सुरक्षित बनाया जा सके। क्या पता वो अन्य व्यवसाय, मतलब ऐसे कार्य के लिए ऋण दे रहा हो जिससे कोई इनकम ही ना हो, उसे भी तो वो बैंक को कैसे किससे लौटाएगा, इसलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऋणी का चरित्र ज्ञात करना। ऋणी मतलब वह व्यक्ति जो ऋण लेने वाला है, वो चरित्र का कैसा है, ठीक है, यानी उसका व्यवहार कैसा है, ज़्यादा वो समाज में उसकी छवि क्या है, ठीक है, सभ्य व्यक्ति है या असभ्य व्यक्ति है,
तो उस ऋण देते समय व्यक्ति के बारे में उसकी व्यक्तिगत जानकारियों पर भी ध्यान बैंक को देना चाहिए। और नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है, ऋण की अवधि। बैंक को किसी व्यक्ति को लंबी अवधि के लिए ऋण नहीं देना चाहिए, ज़्यादा अधिक लंबी अवधि नहीं होनी चाहिए, अवधि छोटी हो जिससे उसका ऋण आ जाए ताकि वो अन्य व्यक्ति को भी ऋण दे सके। तो आज के मैंने टॉपिक में जो पढ़ाया है वो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इस चैप्टर में एक टॉपिक और है वो भी इम्पोर्टेंट है। कुल 3 टॉपिक इस चैप्टर में है जो तीनों ही इम्पोर्टेंट है, एक कोई ना कोई इसमें से आ सकता है। ठीक है, एक जो टॉपिक था ऋण की जमानतें वो मैंने बता दिया, हट गया है। तो अब जब मैं वीडियो लेकर आऊँगा तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मिलूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं उसको मानता हूँ। तो मिलेंगे उसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।